Hello everyone, this is Aisha. Welcome to our channel Mahavya Classes. This is our very first video on this channel. So this is the place where your study becomes easier and you'll get all the study material, all the strategies regarding the government exams as well as the professional courses also. Okay, so stay tuned and please subscribe our channel and press the bell icon also so that when I'll upload the next video, you'll get the notification about that. Okay, so today we are going to study modern history. आज हम modern history पढ़ने वाले हैं. बहुत ही इजी वे में मैंने नोट्स उसके यहाँ पे कवर किए हैं. बहुत ही इजी वे में टाइम टू टाइम सभी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई है सो दैट आप इजीली उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें. और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो दैट जो पीडीएफ है वो भी आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो. सो यहाँ पे आप पढ़िएगा, उसको क्लियरली पढ़िएगा. ओके, ध्यान से पढ़िएगा और फिर पीडीएफ आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. आज हम पार्ट 1 जितना कवर हो सकता है उतना पार्ट 1 में हम कवर करने वाले हैं, जो कि आप उसको याद भी रख सके और पढ़ सके. सो स्टार्ट करते हैं. जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 1857 से, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में ऑलरेडी थे. ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से सभी चीज़ ब्रिटिशर्स यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे. तो जो आर्मी थी वो भी ब्रिटिशर्स की यहाँ पे थी. आर्मी मिलिट्री जो फोर्सेस थी ब्रिटिशर्स की थी. उसी में इंडियंस वर्क करते थे वो, बिकॉज वो इसलिए काम करते थे वहाँ पे क्योंकि उनको भी रोजी रोटी चाहिए, खाना कमाना है उन्हें. तो उनको वर्क करना था, वहाँ पे काम करना पड़ता था. दूसरा वर्दी पहनने को मिलती थी. तो वो सोचते थे कि काम तो करना है यहाँ पे, बेटर जॉब है मिलिट्री आर्मी की. उसी टाइप से ये थे, मंगल पांडे थे. ये काफ़ी खास आदमी, उनको इंडियंस में काफ़ी खास आदमी मानते थे ये अंग्रेज उनको, उनके अकॉर्डिंग. तो जो मंगल पांडे थे ये भी एक इन्फेंट्री में थे, मिलिट्री की इनकी, जो कि थी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री. इसमें ये मंगल पांडे थे. तो मंगल पांडे ने रिवॉल्ट किया था. उन्होंने रिवॉल्ट इसलिए किया था 29 मार्च 1857 को. उन्होंने रिवॉल्ट वो इसलिए किया था बिकॉज ये थी एनफील्ड राइफल, जो कि मेंशन है यहाँ पे. एनफील्ड राइफल एक ऐसी राइफल थी जिसमें जो कारतूस डाला जाता था उसको पहले मुंह से खोल के और तब उसमें डालना होता था राइफल में कारतूस को. तो उस पे आगे सुअर की या फिर अब गाय की उस पे चर्बी लगाई जाती थी. तो मंगल पांडे को वो चीज़ पता चली. उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, धर्म भ्रष्ट होगा मेरा कि उस पर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो. तो अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिशर्स ने उनको समझा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. आप इस राइफल में ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सही राइफल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ उसमें यूज़ नहीं हो रही है. तो उन्होंने वो चीज़ खुद भी सीखी राइफल, और अपने जो साथ के लोग थे जो उसी इन्फेंट्री में थे, उनके कलीग्स बोल लो, उनके साथ वाले, उन सबको वो उन्होंने सिखाई. ठीक है, फिर एक दिन उनको फिर से पता चलता है कि ये राइफल में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आप चाहें तो देख लो जाके. तो जहाँ पर ये राइफल बन रही थी वो वहाँ पर गए. उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो उनको पता चला कि भाई हाँ ये चीज़ें यूज़ हो रही है. फिर उनको बुरा लगा कि अपना तो धर्म भ्रष्ट मैंने कर ही लिया है, जो अपने साथ के लोग हैं उनका भी धर्म भ्रष्ट हो गया है. अब ये चीज़ बाकी लोगों को पता चली तो उन्होंने बॉयकॉट किया मंगल पांडे को कि उन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट करवा दिया है. फिर उसके बाद मंगल पांडे ने रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के साथ. तो ब्रिटिशर्स से उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, रिवॉल्ट हुआ, तो उसमें मंगल पांडे को गोली लग गई. तो ब्रिटिशर्स उनको लेकर आ गए, उनको उन्होंने ठीक किया. उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दी उन्होंने. 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे का एग्जीक्यूशन कर दिया था, फांसी उनको चढ़ा दिया गया था. मुंह पर कपड़ा भी नहीं ढका गया था उनके, ताकि लोगों को पता चले कि डर कैसा होता है. ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि ये मंगल पांडे रिवॉल्ट हुआ तो लोगों को बुरा लगा कि भाई इंडियन था वो, मतलब मंगल पांडे जो थे इंडियन थे, बुरा हुआ उनके साथ, उनकी गलती नहीं थी तो हमें भी कुछ करना चाहिए उनके लिए. तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने रिवॉल्ट किया ये 1857 में. ये कुछ काफ़ी बड़ा रिवॉल्ट नहीं था, लाइक छोटा रिवॉल्ट था ये 1857 का, बट थोड़ा थोड़ा किया सबने. बेसिकली लोगों ने क्या, अपने अपने फ़ायदे के लिए, थोड़ा थोड़ा अपने अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने रिवॉल्ट किया. मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप देखिए, कुछ जगहों पे कुछ कुछ लोगों ने रिवॉल्ट किया कि उनको कोई पर्टिकुलर टाइटल चाहिए कि हमारे एरिया में ये कंट्रोल हम कर लें, ये पर्टिकुलर टाइटल हमें मिल जाए सो दैट जो लोग हैं उनके एरिया के वो उनकी रिस्पेक्ट करें उस टाइटल के अकॉर्डिंग. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो डिनाई कर देते थे उस चीज़ के लिए कि टाइटल तो आपको नहीं मिलने वाला है, टाइटल नहीं मिलेगा. उनके साइड से क्रॉस है कि भाई टाइटल नहीं मिलेगा. वो टाइटल को ही अबॉलिश कर देते थे. ठीक है, तो वो डिमांड्स मानते नहीं थे. तो उसी पर इन्होंने लोगों ने रिवॉल्ट किया. दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर सेकंड, कानपुर से नाना साहेब, कनकी से तात्या टोपे, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, लखनऊ से बेगम हज़रत महल, बरेली से खान बहादुर खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और इलाहाबाद से लियाकत अली. ये कुछ लोग हैं, आप नोट भी कर सकते हैं उनको, और अदरवाइज पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा. अभी आप ध्यान से उसको पढ़िए. ये कुछ इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स मैंने सभी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीपल्स हैं जिन्होंने अपने अपने जगह से रिवॉल्ट किया, अपने अपने प्लेस से। अभी हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट लीग्स। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लीग्स आई ताकि अंग्रेजों से अपने अपना शासन हो सके, अंग्रेजों का ब्रिटिशर्स का शासन ना हो करके अपना शासन हो जाए वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी लीग्स आई। तो अब हम वही टाइमली वो इंपॉर्टेंट लीग्स हम पढ़ने वाले हैं। पहले 1864 में आप देखिएगा ट्रांसलेशन सोसाइटी फॉर्म हुई। साइंटिफिक सोसाइटी पे भी जिसको बोलते थे, सर सैयद अहमद खान ने इसको फॉर्म किया था। ठीक है, उस इतना ही इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेन है मैंने वही मेंशन किया है। ठीक है, तो आप पढ़िएगा। अभी आगे चलते हैं 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि ये भी सर सैयद अहमद खान ने ही फॉर्म की थी यूपी में। ठीक है, फिर आगे आते हैं 1875। ठीक है, 1875 में इंडियन लीग वॉज फॉर्म, इंडियन लीग बनी 1875 में। उसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इंडियन लीग का ऑब्जेक्टिव था स्टिमुलेटिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल। जो पीपल्स थे, जो लोग थे इंडिया के, उनके अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्टिमुलेट करना, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म उनके अंदर जगाना, वो चीज़ इसका ऑब्जेक्टिव थी। ठीक है, और जो ये शिशिर कुमार घोष थे, इन्होंने एक मैगजीन भी फाउंड की थी, उसका नाम था अमृता बाजार पत्रिका 1868। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 1876 में। 1875 हमने देख लिया, अब 1876 में हम चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड 1876 में। इंडियन एसोसिएशन बनी, जिसके फाउंडर थे एस एन बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स। ठीक है, और इसका बेसिक वर्क क्या था, यानी बेसिक मोटिव और वर्क जो था इसका, वो था एल्बर्ट्स बिल को अपोज करना, अपोज द एल्बर्ट्स बिल। ठीक है, एल्बर्ट्स बिल को अपोज करना उनका बेसिक वर्क था इस इंडियन एसोसिएशन का। ठीक है, और जो एस एन बनर्जी मीन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इनको एक टाइटल भी मिला था, राष्ट्रगुरु का टाइटल। यानी इनको टाइटल नहीं मिला था, बेसिकली इनको बोला जाता था, राष्ट्रगुरु भी इनको बोलते थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 1885 में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई, जो कि अभी तक चल रही है। बाकी सभी लीग तो बंद हो गई, खत्म हो गई, गई चली गई। जो पावरफुल लीग थी जो कि अभी तक है, वो यही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। ये फॉर्म हुई 1885 में, फाउंड किया गया उसको बॉम्बे, मुंबई में। ठीक है, फाउंडर थे उसके AOU, जो कि ब्रिटिशर थे। बाकी जो रियल फाउंडर्स थे वो थे दादा भाई नौरोजी, दिनशाह इडुलजी वाजवा। जो AOU थे, इनको फाउंडर इसलिए बनाया गया सो दैट जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसको बॉयकॉट भी नहीं करें इस पार्टी को, और इसमें साथ भी दें, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक ब्रिटिशर भी वहाँ पे ब्रिटिशर फाउंडर है ना मेन, उनके अकॉर्डिंग। तो उनके अकॉर्डिंग तो ये था कि हमारी भी पार्टी है वो, तो इन्होंने उसी वही चीज़ उन्होंने स्टार्ट की कि भाई इनको भी लगना चाहिए ब्रिटिशर्स को कि उनकी भी पार्टी है, हमारी भी पार्टी है, सबकी पार्टी है, सो दैट ये पार्टी बॉयकॉट ना हो और आगे तक चले, आउटकम कुछ निकले उसका। ठीक है, वॉइस रॉय कौन था उस टाइम पर? लॉर्ड डफरिन उस टाइम पर वॉइस रॉय थे। और ये जो थे दिनसा टुल्डी वाचा, इनको एक टाइटल रिसीव हुआ था 1917 में नाइटहुड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। फिर इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस एंड प्रेसिडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस हैं एंड कुछ प्रेसिडेंट्स हैं उनके, वो हम देख लेते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं 1885 बॉम्बे, जो कि पहला सेशन था कांग्रेस का बेसिकली बॉम्बे में, जो कि WC बनर्जी, उसमें प्रेसिडेंटशिप मिली WC बनर्जी को, जो कि हिंदू थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1886 में एंड 1893 में और 1906 में। ये तीनों सेशन हुए कोलकाता, लाहौर एंड कोलकाता। यानी 1886 कोलकाता, 1893 लाहौर, 1906 कोलकाता, जिसमें कि तीनों ही बार तीनों ही सेशन में प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, जो कि पारसी थे। ठीक है, इनको उसमें प्रेसिडेंटशिप मिली। फिर आगे 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मुस्लिम थे। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, जो कि नॉन इंडियन थे, यानी ब्रिटिशर थे। 1917 में एनी बीसेंट, ये पहली इंडियन, सॉरी पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी ये, एनी बीसेंट। फिर 1924 में बेलगांव में गांधी जी, ये पहली बार गांधी जी एक ही बार प्रेसिडेंट बने थे, एक ही बार प्रेसिडेंटशिप उनको मिली थी, वो यही 1924 में। ठीक है, फिर आगे आते हैं 1929 में, 1936 में और 1937 में। ये तीनों सेशंस थे लाहौर, फैजपुर एंड फैजपुर में, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंटशिप मिली थी। ठीक है,
फिर आगे देखते हैं 1931 कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1938 सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में, देन 1939 में त्रिपुरी में भी सुभाष चंद्र बोस, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया गांधी जी के प्रोटेस्ट की वजह से। तो पहले तो ये जो उन्होंने प्रेसिडेंटशिप दी है, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, नॉन इंडियंस भी हैं, इंडियंस भी हैं, पारसी भी हैं, सभी लोगों को ये प्रेसिडेंटशिप दी गई है, जिससे कि ऐसा किसी को भी ये चीज़ फील ना हो कि कोई माइनॉरिटी है या किसी का इस पार्टी में इंक्लूजन नहीं है, कि ये सभी के लिए है, एक ही पार्टी है, सभी के लिए है, ना ये सिर्फ इंडियंस के लिए है। ब्रिटिशर्स को भी ये ना लगे कि इसको बॉयकॉट करने की ज़रूरत है, बॉयकॉट करने की ज़रूरत है, तो उनको भी बनाया गया प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर आगे त्रिपुरा में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने ये रिजाइन क्यों किया, क्योंकि एक बार सुभाष चंद्र बोस बन गए प्रेसिडेंट हरिपुरा में। ठीक है, फिर उसके बाद भी उनके लोगों को वो इतने पसंद थे कि उन्होंने आगे भी उन्हीं को वोट किया, तो त्रिपुरी में भी वही बन गए, बट गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो बने वहां पे, तो गांधी जी ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी जी को मानते थे, तो उन्होंने रिजाइन वहां पे कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं 1948 में जयपुर में पत्ताभी सीतारमैया, ये फिर वहां पे प्रेसिडेंट बने। 1948 में गांधी जी की डेथ हो गई, 1948 में गांधी जी की डेथ हो गई है। ठीक है, फिर आगे आते हैं इम्पोर्टेंस ऑन इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी बहुत आती हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें। वेन्यू ऑफ फर्स्ट सेशन, पहले सेशन का वेन्यू क्या था कांग्रेस का, गोकुल तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, स्वराज वॉज फर्स्ट यूज एट कांग्रेस प्लेटफॉर्म, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे स्वराज पहली बार कब यूज हुआ था, 1906 कोलकाता। ओके, कोलकाता में 1906 में फर्स्ट टाइम स्वराज को यूज किया गया था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, जो कांग्रेस है उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, 1917 में कोलकाता सेशन में। ओके, और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी कानपुर सेशन में। ठीक है, यानी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू। टोटल वुमेन प्रेसिडेंट्स बनी थी 3, टोटल वुमेन प्रेसिडेंट्स जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो 3 थी, एनी बीसेंट, सरोजिनी नायडू और एक थी नालीन सेन गुप्ता। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास सेशन में। ठीक है, फिर आगे आते हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जो मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट बने हैं वो थे दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों ही 3 3 बार प्रेसिडेंटशिप इनको मिली है, 1886, 1893, 1906। फिर जवाहरलाल नेहरू को 1929, 1936, 1937। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट विलेज सेशन, पहला विलेज सेशन जो हुआ फैजपुर नियर जलगांव 1936 में हुआ। फिर जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड रेज फॉर द फर्स्ट टाइम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड रेज हुई थी फर्स्ट टाइम, वो हुई थी लाहौर सेशन में 1929 में। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम संग, पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया वो गाया गया था कोलकाता सेशन 1896 में। देन पहली बार नेशनल एंथम जो गाया गया था जन गण मन, ये गाया गया था कोलकाता सेशन 1911 में, 1911 में। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी एम्फेसाइज, फर्स्ट टाइम एट इलाहाबाद सेशन 1888, सेकेंड टाइम पूना सेशन 1895। फिर आते हैं ऑल इंडिया खादी बोर्ड फॉर्म। ओके, ऑल इंडिया खादी बोर्ड जो था ये फॉर्म हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ 1923 दिल्ली सेशन, जो दिल्ली सेशन हुआ था 1923 में, उसका रिजल्ट था ये कि इसको फॉर्म किया गया खादी बोर्ड को। ठीक है, फिर जो खादी थी उसको कंपलसरी बना दिया गया, खादी मेड कंपलसरी। और गुवाहाटी सेशन 1926 में। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कब फाउंड हुआ, कोलकाता सेशन 1928। देन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोजल पास, फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो प्रपोजल पास हुआ वो हुआ था कराची सेशन 1931। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल ड्यूरिंग, जो कांग्रेस थी उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया कौन से सेशन में, 1932 एंड 1933, इन दोनों सेशंस में कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। देन सोशलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड एट, सोशलिज्म जो था पहली बार यूज हुआ 1936 लखनऊ सेशन में। ठीक है, फिर अब ये इंपॉर्टेंट सेशंस जो थे कांग्रेस के, आई मीन ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के रिगार्डिंग, वो अभी पढ़ लिए हमने। अभी आगे आते हैं जो कि 1894 में गणपति महोत्सव, जो ये गणपति महोत्सव था जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो 1894 में वो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक भी बोला जाता था।
ठीक है, फिर आगे आते हैं 1894 में ही डेक्कन महासभा और डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी भी फॉर्म हुई। एजुकेशन सोसाइटी जो कि बाल गंगाधर तिलक एंड एक और थे इनके साथ में गोपाल गणेश अगरकर, इनके द्वारा फाउंड हुई थी। इन्होंने उसको फाउंड किया था जो कि पुणे में हुई थी। अब ये जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें करी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उनका योगदान रहा है, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। प्रोपोगेटेड स्वदेशी मूवमेंट को उन्होंने प्रोपोगेट किया। ऑल इंडिया होम लीग इन 1916 एट बेलगम, बेलगम में ऑल इंडिया होम लीग उन्होंने फाउंड की 1916 में। ठीक है, दो न्यूज़पेपर्स थे जो उन्होंने पब्लिश किए, एक मराठी में था और एक इंग्लिश में था। पहला था वीकलीज केसरी जो कि मराठी में था, एंड दूसरा था मेहरट्टा जो कि इंग्लिश में था। ये दो न्यूज़पेपर्स थे, एंड दो बुक्स भी थी उनकी जो थी गीता रहस्य, एंड एक गीता रहस्य है एंड सेकेंड वन है आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास। तो ये दो बुक्स उन्होंने फाउंड लाइक दो बुक्स उन्होंने पब्लिश की थी अपनी, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। द स्लोगन उन्होंने दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बिकॉज जो बाल गंगाधर तिलक थे स्टार्टिंग से ही स्वराज की वो बात कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्लोगन भी ये दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, फिर आते हैं हम 1895 में। 1895 में शिवाजी महोत्सव, ये भी लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने ही स्टार्ट किया था, जो कि क्या था, इन्होंने कहाँ पर ये स्टार्ट किया था, फोर्ट रायगढ़ एट टॉम्ब ऑफ शिवाजी, रायगढ़ फोर्ट में जो शिवाजी का टॉम्ब था वहां पर। फिर आगे आता है 1897 पे रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इसके हेडक्वार्टर्स थे बेलूर मठ वेस्ट बंगाल, एंड फाउंडर फाउंडर थे विवेकानंद। तो इतना ही इम्पोर्टेंट हमें चीज़ें पढ़नी है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ज़्यादा डीप में किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगी, बट जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए मैं ज़्यादा डीप में आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, फिर आते हैं 1903 में, 1903 में गांधी जी पब्लिश्ड इंडियन ओपिनियन, अ न्यूज़पेपर इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी जो थे उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया, इंडियन ओपिनियन उसका नेम था। गांधी जी इंडिया में नहीं थे तब तक, साउथ अफ्रीका में इन्होंने ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया। ठीक है, यहाँ पे 4 पब्लिकेशंस हैं गांधी जी की, वो अब देख लेते हैं एक बार। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये 4 पब्लिकेशन से इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस गांधी जी की जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे आते हैं 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी फॉर्म हुई। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 जो कि विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश सावरकर ने फॉर्म की। ठीक है, और ये जो थे विनायक दामोदर सावरकर, इनको क्रिएटर ऑफ हिंदुत्व भी बोला जाता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। द क्रिएटर ऑफ हिंदुत्व विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। बंगाल का लाइक बंगाल को पार्ट कर दिया गया, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है वो अलग पार्ट हो गया, जहाँ पे मुस्लिम्स है वो अलग पार्ट हो गया, हिंदूज को और मुस्लिम्स को बेसिकली पार्टेड अपार्ट कर दिया गया। ठीक है, बिकॉज वो चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे वो डिवाइड एंड रूल करें। ठीक है, मुस्लिम्स को अलग कर दें, हिंदूज को अलग कर दें, तो उनमें आपस में ही ना बने तो वो रूल कर पाएंगे इजीली। वो एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है उनके अकॉर्डिंग, तो वही वो करना चाह रहे थे, डिवाइड एंड रूल। उसी के लिए बंगाल पार्टीशन उनको करना था उस टाइम पर। किसने किया, जो लॉर्ड कर्जन था उस टाइम पे, वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन था, उसी ने ये सब किया। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट, इसी वजह से स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया गया कि स्वदेशी यानी इंडिया की चीज़ों को अपनाना है, अपना अपना खाना है, अपना बनाना है, अपनी चीज़ें यूज़ करनी है, और जो ब्रिटिशर्स की चीज़ें हैं जो वो लोग पब्लिश कर रहे हैं, जो वो लोग बना रहे हैं, वो चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है, तो उसको बॉयकॉट करना है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने पीपल्स को इन्वॉक किया सेलिब्रेट 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन डे मनाने के लिए, जिसका मोटिव ये था कि जो हिंदूज थे मुस्लिम्स थे ये आपस में रक्षाबंधन डे बनाएंगे कि हम सभी भाई भाई हैं, हम कुछ अलग नहीं है, कोई पार्टीशन हमारा नहीं हुआ है, वो चीज़ एक वो सेंस सबके माइंड में डालने के लिए वो इन्होंने बनाना, रक्षाबंधन डे इन्होंने बनाने के लिए लोगों को इन्वॉक किया। ओके, फिर आते हैं स्वदेश, जो स्लोगन था स्वदेशी मूवमेंट का वो था वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इन्होंने ये स्लोगन दिया था। ठीक है, फिर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनने सेट किया बंगाल नेशनल कॉलेज, उन्हें बंगाल नेशनल कॉलेज सेट किया, वो उन्होंने इसलिए किया ताकि जो
इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो ब्रिटिशर्स के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ना पढ़ करके अपने खुद के कॉलेज में यहाँ पर पढ़े और ब्रिटिशर्स कॉलेज को वो बॉयकॉट कर दें, इसलिए वो उन्होंने स्टार्ट किया। और उसके प्रिंसिपल थे औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष को प्रिंसिपल वहाँ का बनाया गया। ठीक है, फिर आगे आता है कार्लाइल सर्कुलर। कार्लाइल सर्कुलर था। कार्लाइल सर्कुलर में ये हुआ कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जो गवर्नमेंट थी यानी बेसिकली ब्रिटिशर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं ही थी उस टाइम पर, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फंडिंग नहीं देगी उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जिनके स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोटेस्ट में, वो उन इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग नहीं देगी। इसको कार्लाइन सर्कुलर बोला गया। ठीक है, तो और आगे देखते हैं 1906 में aggressive nationalist forced दादा भाई नरोजी टू स्पीक ऑफ स्वराज एंड कोलकाता सेशन ऑफ आईएनसी। जो अग्रेसिव नेशनलिस्ट थे, यानी जो लोग जिस तरीके से बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ठीक है, तो ये लोग थे मॉडरिस्ट थे, जो बेसिकली जो जिनको चाहिए था कि स्वराज ही हमें चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स के साथ हमें नहीं राज करना है, उनकी सत्ता नहीं चाहिए, स्वराज चाहिए। तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी को फोर्स किया स्वराज के बारे में बोलने के लिए कोलकाता सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में। ठीक है, फिर आगे आता है 1906 में ही, 1906 में ही फिर इंडियन लीग वाज फॉर्म्ड। ऑल इंडिया, सॉरी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हुई, जो कि अभी उन्होंने वो सेंस तो सबके अंदर डाल ही दिया था कि मुस्लिम्स अलग हैं, हिंदूज अलग हैं, और मुस्लिम्स पहले से भी चाहते थे कि उनके लिए सेपरेट नेशन हो। तो फिर अभी ये कांग्रेस वीक हो गई, बिकॉज ये पार्ट उससे अलग हो गया कांग्रेस से। मुस्लिम्स ने अलग पार्टी बना ली, उन्होंने अलग लीग बना ली अपनी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड हुई 1906 में। उसके जो फाउंडर्स थे वो थे आगा खान थर्ड, हकीम अजमल खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह, ये तीनों फाउंडर्स थे उसके। बट जो रियल फाउंडर थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्हीं को स्टार्टिंग से उन्होंने ही वो चीज़, ये सेंस ऑफ सेपरेट नेशन उन्हें वो जनरेट किया था, सभी के माइंड में वो डाला था कि उनको सेपरेट नेशन चाहिए एज पाकिस्तान। तो इसी वजह से इनको रियल फाउंडर बोला जाता है। ओके, जो वेन्यू था इसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो था ढाका बांग्लादेश में, और हेडक्वार्टर्स थे लखनऊ में। ठीक है, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके बने थे वो थे आगा खान थर्ड, जिनको सुल्तान मोहम्मद शाह भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है 1907 में सूरत स्प्लिट। अभी जो कांग्रेस थी वो और वीकन हो जाएगी, बिकॉज अभी मुस्लिम्स तो अलग हो ही गए हैं, इंडियन मुस्लिम लीग अलग बन गई, अभी सूरत स्प्लिट भी होगा। सूरत स्प्लिट में ये हुआ था सेशन 23rd कांग्रेस, जो सेशन था वो 23rd सेशन था कांग्रेस का। ठीक है, जिसका वेन्यू था सूरत में ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती, ताप्ती रिवर के बैंक पर। ठीक है, जो रास बिहारी थे वो उनको प्रेसिडेंटशिप यहाँ पर मिली। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड लाला लाजपत राय टू बी चूजन। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे यानी मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय वहां पर प्रेसिडेंट बने, वो नहीं चाहते थे कि रास बिहारी राज प्रेसिडेंट बने। ठीक है, बिकॉज वो नहीं चाहते थे, बिकॉज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको टू ग्रुप्स में स्प्लिट किया गया था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको लाल बाल पालगिए लीड कर रहे थे, एंड जो मॉडरेट्स थे उनको जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले वॉइस रहे थे उस टाइम पर, लॉर्ड मिंटो। तो इन्होंने क्या किया, बिकॉज जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके वोट्स ज्यादा थे, तो उस चीज के अकॉर्डिंग उनको पता था कि उनको प्रेसिडेंटशिप मिलेगी। बट ये मॉडरेट्स लोग नहीं चाहते थे कि उनको प्रेसिडेंटशिप मिले, और जो बाल गंगाधर तिलक थे वो चाहते थे कि वे लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंटशिप दिलाएं। ठीक है, तो इलेक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग बाल गंगाधर तिलक के वोट्स ज्यादा थे, तो अल्टीमेटली वो जीत गए। लेकिन जब भी गोपाल कृष्ण गोखले ने लाइक पॉलिटिक्स वहां पे किया, उन्होंने क्या कि जैसे कि जो जिसका मूल निवास होता है, जो बंदा जहाँ से होता है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक वहां से थे, जो उनका होम टाउन था, जो मूल निवास था, अगर वो वहां पर इलेक्शन जीतते हैं तो वहां पर उनको प्रेसिडेंटशिप नहीं दी जाएगी। बाहर कहीं अगर जीतते हैं तो वो दी जा सकती है उनको, लेकिन अगर अपने मूल निवास पर, जहाँ के वो डोमिसाइल होता है, वहां पर उनको प्रेसिडेंटशिप नहीं दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग उनको प्रेसिडेंटशिप नहीं मिली और रास बिहारी को प्रेसिडेंटशिप वहां पर मिल गई। ठीक है, फिर आगे आता है 1908 में मुजफ्फर बॉम्ब कांड हुआ था, जो कि एग्जीक्यूट किया गया था खुदीराम बोस के थ्रू। और फिर वहां पे मतलब जज को मारने के लिए बेसिकली ये बॉम्ब कांड हुआ था, बट जज तो नहीं मरा वहां पे।
जो कि ब्रिटिशर्स ही थे, एक लेडी और उसका बच्चा, उनकी डेथ हो गई थी। तो जो ये खुदीराम बोस थे, इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, एग्जीक्यूशन फिर इनका हो गया था। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसको लेकर के, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना ही आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे आता है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, ये था कम्युनल इलेक्शंस को लेकर के, बिकॉज जो कम्युनल इलेक्शंस मींस डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के इलेक्शंस। अभी जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये प्रपोजल भी यहाँ पे इन्होंने दिया। ये चीज़ भी प्रपोज की लॉर्ड मिंटो ने कि मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट बनाया जाए। तो उसी में ये चीज़ भी आ गई कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो अलग रहेंगे, उनके इलेक्शंस अलग, और जो दलित्स हैं उनके लिए अलग। तो ये सेंस ऑफ कम्युनलिज्म उस टाइम पर वहाँ पर आ गया, तो कम्युनल इलेक्शंस इसलिए उसको बोला गया है। ठीक है, फिर आगे आता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये पहले इंडियन थे जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन हुए थे। उनको अपॉइंट किया गया एज अ लॉ मिनिस्टर। ठीक है, फिर आगे आता है 1911 में। 1911 दिल्ली दरबार। जो दिल्ली दरबार था, ये किससे लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, ये इसलिए था, पहले जो ये रूल कर रहे थे, ये लोग थे बंगाल में थे। उसके बाद इन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया कि बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, बंगाल पार्टीशन और ये सभी चीज़ें। तो इन्होंने शिफ्ट किया दिल्ली में। दिल्ली में वो लोग आए तो दिल्ली दरबार उन्होंने लगाया वहाँ पे। चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया इंग्लैंड से, ये थे जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। इनको एज चीफ गेस्ट वहाँ पे बुलाया गया। और जो कैपिटल थी वो दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। कोलकाता से कैपिटल जो है उसको दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया। अभी पहले कोलकाता कैपिटल थी, बट अभी देन दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया। और बंगाल पार्टीशन को इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, बट अभी अगर वो बात पहले उन्होंने वो चीज़ वहाँ पे जनरेट की, और अगर अभी वो रिफ्यूज़ भी करते हैं तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि लोगों के माइंड में तो वो चीज़ आ गई है ना। सेंस ऑफ सेपरेशन उनके माइंड में वो आ गया है कि अलग होना है। ठीक है, पार्टीशन होना है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, उनके माइंड में वो चीज़ आ गई है, तो अभी उसको हटाया नहीं जा सकता है। बट इन्होंने अभी वो चीज़ रिफ्यूज़ कर दी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने पार्ट नहीं किया बंगाल का, फिर भी उन्होंने पार्टीशन किया। दो पार्ट उसमें से उन्होंने निकाल दिए, जो कि थे बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा उन्होंने वहां से निकाला और फॉर्म किया बिहार और उड़ीसा बंगाल में से ही, जो कि बंगाल में ही था। ठीक है, फिर आते हैं 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर कन्फर्ड विद नाइटहुड टाइटल। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको नाइटहुड का टाइटल मिला था। ठीक है, फिर आता है नेशनल एंथम इज कंपोज इन राग शंकरभरणम। ये एक राग था शंकरभरणम। जो नेशनल एंथम था हमारा, वो इसी में कंपोज किया गया था। ठीक है, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नेशनल एंथम इज द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है नेशनल एंथम की, वो है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें, ध्यान से पढ़िएगा। नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग एट द कोलकाता सेशन ऑफ INC 1911। जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जो नेशनल एंथम में पहली बार जो गाया गया था कोलकाता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1911 में, 1911 में। ठीक है, देन इंडिया एक्सेप्टेड इट एज आर नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950। 1950 में 24 जनवरी को नेशनल एंथम को एक्सेप्ट कर लिया गया एज आर नेशनल एंथम। ठीक है, देन भारत विधाता वॉज द फर्स्ट नेम ऑफ नेशनल एंथम। जो नेशनल एंथम था उसका पहला जो नेम था वो था भारत विधाता। ये पहला नेम था उसका। नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द बुक तत्वबोधिनी। पहली बार जो नेशनल एंथम को पब्लिश किया गया वो इस बुक में किया गया, तत्वबोधिनी में। ठीक है, फिर आगे आता है टैगोर ऑल्सो रोड द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, जो कि था अमार सोनार बांग्ला। जो टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम तो लिखा ही था, इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था, जो था अमार सोनार बांग्ला, ये नेम था उसका। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी थी रविंद्रनाथ टैगोर की, यानी जो बायोग्राफी अपनी खुद से इन्होंने लिखी थी, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था जीवन स्मृति।